नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल गया है। वो महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। गठबंधन के तहत आरजेडी ने अपने कोटे की सीटों में से सहनी की पार्टी को 3 सीट दे दी है। तेजस्वी ने दावा किया है कि विरोधियों की एकजुटता बीजेपी को चुनाव में धूल चटाएगी। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26 + 9 + 5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23 + 9 + 5 + 3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। वहीं आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, जिसके बाद सियासी बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई, जबकि कांग्रेस अब भी पप्पू यादव पर खुलकर कार्रवाई करने से बच रही है। कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही? गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का पक्ष लेते हुए लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए। आनंद मोहन ने जिस तरीके से लालू प्रसाद पर जानबूझकर पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, उसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए के नेता आनंद मोहन की बात का समर्थन करते दिख रहे हैं, जबकि पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। बगावत करके नॉमिनेशन देने का काम किया है, तो सभी जगह गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए।
एक तरफ पप्पू यादव पर सियासी घमासान मचा है, दूसरी ओर कांग्रेस अब भी पप्पू यादव के निर्दलीय नॉमिनेशन के बाद भी खुलकर कार्रवाई के मूड में नहीं है। आलाकमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी और औरंगाबाद में सीट नहीं मिली, हम लोग को नहीं मिली तो कहां कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले। पूर्णिया, पप्पू और पॉलिटिक्स, बिहार में आजकल ये तीन शब्द कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि पप्पू यादव ने गठबंधन के खिलाफ जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरकर इस सीट को सबसे ज्यादा हॉट बना दिया। अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव में से किस पर भरोसा जताती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, सीतामढ़ी से राकेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार मुस्लिमों को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। चुनाव से पहले पीएम संदेश अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं कि उन्हें विपक्ष की तरह सियासत का हथकंडा ना बनाकर पूरी मजबूती के साथ वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। स्वागत है मोदी जी को, जय श्री राम। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिम परिवारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा है कि उन्होंने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है, हर मुस्लिम परिवार के पिता को मजबूती दी है। लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री ने एनडीए की ओर से जोरदार मोर्चा थामा है। विरोधियों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। ऐसे में मुस्लिम फैमिली को लेकर मदद पहुंचाने की बात मंच से कहकर पीएम चुनावी मौसम में अल्पसंख्यकों को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि विरोधियों की तरह उन्हें सियासी हथकंडा बनाने की बजाय पीएम उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मोदी जी को जय श्री राम। वहीं सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वाड्रा ने कह दिया है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। उन्होंने यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, पर बीजेपी की ओर से गांधी फैमिली पर पलटवार लगातार किया जा रहा है। अमेठी से मैं हूं और प्रियंका रायबरेली से हैं। सियासत में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री की तैयारी। क्या अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? क्या रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में आएगी कांग्रेस की विरासत? ये सवाल इत्तेफाकन नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कहता है कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए क्या दलील और क्या पिच तैयार की है रॉबर्ट वाड्रा ने। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। यही वजह है कि जिस ग्राउंड पर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के रण में कूदने की मंशा जाहिर कर रहे हैं
वो ग्राउंड ही अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने इसे एक बार फिर कांग्रेस की वंशवाद वाली राजनीति से जोड़ दिया। केवल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा। अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक काम। मौजूदा वक्त में कांग्रेस और यूपी के समीकरणों की बात करें तो यूपी से कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जिनमें रायबरेली और अमेठी की सीट है। तो क्या इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की उलझन रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को टिकट देने के बाद खत्म होगी? वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बता दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क और थाईलैंड की तस्वीरों को शामिल किया गया है और इससे ये दिखता है कि वो कितने गंभीर हैं। बीजेपी ने कहा कि वो अपने चुनावी वादों को तैयार करने में गंभीर नहीं है। इसको हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में, यही बोला था ना आप सबने। और ये तो उनका बड़ा चिर परिचित डायलॉग रहा है और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, मगर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था। कुछ होता थोड़ी था भारत में। अच्छा ये बताइए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। और आइए अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर देश की स्वाधीनता के लिए कुर्बानी की बात कहकर कटाक्ष कर दिया है। खड़गे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। आपके आरएसएस के लोग, आपके बीजेपी के वर्कर्स, कितने लोग आजादी हासिल करने के लिए मर चुके हैं, फांसी पे फंदे पे चढ़े हैं। हमको बताओ, हिसाब दो। हमारे लोग फांसी पे फंदे पे चढ़े, मरे, जुलूस निकाले, लाठियां खाए। अरे तुम तो ब्रिटिशरों के साथ थे जब गांधी जी लड़ रहे थे, तुम लोग खुशियां मना रहे थे। तुम लोग सरकारी नौकरियों में घुस रहे थे, इधर हमारे लोग, कांग्रेस के लोग लाठियां खा रहे थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अब राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। अब जाति, अलगाववाद और तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी, देश में सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। सब रिपोर्ट कर, हमने क्या किया है लोगों के लिए, इस पर राजनीति चलेगी। तुष्टीकरण पर राजनीति अब नहीं चलेगी, जातिवाद पर नहीं चलेगी,
वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर नहीं चलेगी, अकाउंटेबिलिटी पर राजनीति चलेगी। ये मोदी जी ने एक नई परिभाषा देश को दी है। वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कह दिया है कि देश को आज फांसीवादी ताकतों से बचाने की जरूरत है और इसीलिए वो लोगों से इस चुनाव में पीएम मोदी को हटाने की अपील कर रहे हैं। की चरित्र को बिगाड़ते हुए एक फांसीवादी हुकूमत जो है यहाँ पर कायम करने की पूरी कोशिश, इसको रोकना है, देश को बचाना है आज, और ये काम करना है तो ये अनिवार्य है कि भाजपा को और मोदी साहब को सत्ता से दूर रखें। और आइए प्रधानमंत्री के इस खास सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यहां कूच बिहार इलाके में पीएम रोड शो किया, जिसे देखने के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क किनारे खड़े लोगों में बच्चे, बूढ़े और युवाओं की बहुत बड़ी तादाद नजर आई। सभी पीएम की एक झलक पाने के लिए बिल्कुल बेताब नजर थे। और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऐसी एक बहुत खास तस्वीर सामने आई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम की ये तस्वीर है, जहां रामनाथपुर से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान नाई बन गए। सैलून में जाकर नेताजी हजामत बनाने में जुट गए। तस्वीरें देखिए। और इधर चुनाव से पहले नेतागण लगातार रोड शो कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना में शिवसेना उद्धव गुट के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने रोड शो कर अपना दमखम दिखाया। आदित्य ठाकरे साहेब काँग्रेसचे सुद्धा सगळे नेते मंडळी या ठिकाणी या रथावरती विराजमान झालेले। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी की विजय शंखनाद रैली। इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। कहा, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी। आरजेडी कोटे से वीआईपी को मिली गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट। आरजेडी 23 सीट पर लड़ेगा चुनाव। जेडीयू कोटे के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने थामा कांग्रेस का हाथ। समस्तीपुर से मिल सकता है टिकट। बिहार की हॉट सीट बनी पूर्णिया पर पंगा। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर लगाया गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप। पप्पू के समर्थन में उतरे आनंद मोहन। शिवहर में आनंद मोहन ने किया पप्पू यादव का समर्थन। लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, लालू प्रसाद नहीं चाहते कि बिहार में युवा नेतृत्व उभरे। बेगूसराय लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान किया तेज। विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला। नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। कुंती नगर मैदान में विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में चुनाव अभियान समिति की बैठक में मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी समेत कई जेडीयू नेताओं ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। मुंगेर सीट से जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, राजनीति में पूरा लालू परिवार।
औरंगाबाद में आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। इंडी गठबंधन के नेताओं ने लोगों से वोट करने की अपील की। कैंसर से पीड़ित बिहार के सुशील कुमार मोदी से मंत्री नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा ने की मुलाकात। दोनों नेताओं ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। बीजेपी राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की प्रचार प्रसार का स्वागत किया। कहा, एकजुटता से एनडीए जीतेगी सभी सीट। जमशेदपुर के आम बगान मैदान में इफ्तार का आयोजन। बीजेपी, जेएमएम समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। शेखपुरा में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील मतदान केंद्रों को दुरुस्त करने में जुटे। माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई का एसपी ने दिया निर्देश। हेमंत सोरेन पर ईडी की चार्जशीट से बढ़ गई हलचल। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज से ईडी ने की पूछताछ। रांची में सीएम आवास में जेएमएम की अहम बैठक जारी। राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ कोटे की बाकी 3 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हुआ संभव। जमुई लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष पासवान ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से वोट करने की अपील की। दुमका में लोकसभा चुनाव के दंगल में सीता सोरेन के मुकाबले नलिन सोरेन उतरे मैदान में। चाचा और भतीजी दोनों ने जीत का दावा किया। हरिद्वार में संत आशीर्वाद सम्मेलन में शामिल हुई जेपी नड्डा। साधु संतों के साथ हवन पूजन किया। बागपत और अलीगढ़ में सीएम योगी की रैली। समाजवादी पार्टी पर किया प्रहार। हर दिन प्रत्याशी बदला जा रहा, नहीं मिल रहा कोई कैंडिडेट। चुनाव से पहले ही खजुराहो में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। सपा उम्मीदवार का मीरा यादव का नामांकन रद्द। बीजेपी के वीडी शर्मा से था मुकाबला। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 न्याय 25 गारंटी का वादा। बीजेपी नेताओं ने साधा निशाना। न्यूज 18 से खास बातचीत में आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा। कहा, जेल से जल्द बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार पर एलजी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। पर आखिर में चलते चलते आपको लोकसभा चुनाव में खर्च से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक आंकड़े बताते हैं जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी कि सीएमएस ने जारी किए हैं। 2014 के चुनाव में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है और 5 साल की अवधि में आम चुनाव पर खर्च दोगुना हो गया है। 2019 का चुनाव दुनिया में कहीं भी हुआ सबसे महंगा चुनाव था और 2019 में हर लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, यानी प्रति वोट 700 रुपए का खर्च 2019 में आया था। विकसित भारत के लिए 400 पार।